हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट लेक्चर है। आज आपका पी ब्लॉक एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे आपका इनऑर्गेनिक का 3rd नंबर चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 8। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज के लेक्चर में ये समाप्त हो जाएंगे। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है मैक्सिमम 5 लेक्चर हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 या 5, मैक्सिमम 5 लेक्चर जाएगा। और उससे ये क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, ज़्यादा नहीं रहता है, जो बता दिया जाएगा आपको। और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे लास्ट इनऑर्गेनिक का सबसे लास्ट जो चैप्टर है आपका, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आईपीएससी ने लिखने आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पी ब्लॉक में कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, यानी कि फॉस्फोरस के बारे में, और थोड़ा सा और कुछ है जैसे नोबेल गैसेस के बारे में। तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी टॉपिक है, उसको अभी क्या करेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8। उसके बाद एक बुक बचेगा, है ना। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर के अंदर ही आपका लगभग ये ख़त्म हो जाएगा। आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक पहला किताब ख़त्म हो जाएगा, पहला बुक ख़त्म हो जाएगा। तो नवंबर दिसंबर, उसके बाद आपका बचेगा ऑर्गेनिक, जो कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो उम्मीद करेंगे हम लोग आपका 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें, ताकि आप रिवीजन करते रहें, एग्ज़ाम जब भी हो उसका टेंशन नहीं है। और आप लोग का शायद सेंटर पे एग्ज़ाम चल रहा है या होगा, तो उसको दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग उधर का झमेला आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, सिर्फ रहेगा बोर्ड का प्रिपरेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ टॉपिक्स हैं, उसको डील करेंगे, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर का द एंड हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। कॉपी लेके बैठ जाएंगे और सब लिखेंगे, आराम से नोट्स बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब वीडियो देखते हैं तो ध्यानपूर्वक देखें, आपको लगे कि हम क्लास में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? क्लास में। तो चलिए कुछ रीजन जो कंडीशनल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, उसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन है फॉस्फोरस के रिलेटेड, है ना, PCl5। तो ये क्वेश्चन उठाया गया है आपका 15 ग्रुप एलिमेंट और एक है आपका 17 ग्रुप एलिमेंट। जैसे 17 ग्रुप का है आपका यहाँ पे क्लोरीन है, और आपका 15 ग्रुप का है आपका फॉस्फोरस। तो यहाँ पूछा गया है कि PCl5 यानी कि इन PCl5 फॉस्फोरस इज इन sp3 hybridized states, but all its 5 bonds are not equivalent. Justify your answer with reason. PCl5 में फास्फोरस की संकरण अवस्था sp3d हैं, परंतु इनके सभी पांचों आबंध समतुल्य नहीं है। कारण के साथ समझाइए। जैसे कि यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आप सीखे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए PCl5 में देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर आपको बताया गया था। जैसे P है, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये भी क्या है, Cl। इसका जो सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब देखिए ये जो दो बॉन्ड दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल। ये दोनों जो है एक्सियल है, ये जो बॉन्ड है एक्सियल। बाकी ये 3 जो है इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल। रही बात हाइब्रिडाइजेशन का, तो देखिए यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 1 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो S में 1 ऑर्बिटल होता है तो S लिखाएगा, P में 3 ऑर्बिटल होता है तो sp3 हो गया। तो 1 ऑर्बिटल हो गया S का, 3 ऑर्बिटल हो गया P का।
तो 3 और 1 कितना हो गया 4, एक ऑर्बिटल s और 3 ऑर्बिटल किसका p का, तो कितना हो गया आपका sp3, बच गया 1, तो p के बाद क्या होता है d, तो क्या हो गया sp3d, sp3d हो गया। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है sp3 होता है, लेकिन sp3d होता है, लेकिन इसका पांचों आबंध एक समान नहीं होता है। इसका पांचों आबंध क्या होता है एक समान नहीं होता है, क्या कारण है, यही क्वेश्चन है आपका। तो इसका कारण है, जैसे कि यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3d होता है, sp3d होता है, लेकिन इसका पांचों आबंध यानी कि 5 बॉन्ड्स जो है इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य नहीं है, एक समान नहीं है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो सबसे बड़ी कारण आ गया PCl5 हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। सबसे पहला कारण है कि इसका जो ज्योमेट्री होता है ना वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका मतलब होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है, द्विपिरामिडी होता है। पिरामिड मतलब समझते हैं ना, पिरामिड के आकार के समान। तो यहाँ पे ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कहने का मतलब इसमें दो जो बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल होता है। जैसे कि आपको बताए, जैसे ये P है, अभी बताए थे ये P है, तो इसका दो बॉन्ड दो Cl जो होता है वो एक्सियल से बंधा होता है, ये एक्सियल कहलाएगा। ये Cl क्या है एक्सियल। बाकी 3 जो होता है इक्वाटोरियल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, E फॉर इक्वाटोरियल, E फॉर होता है इक्वाटर, और A फॉर होता है एक्सियल, और ये भी होगा एक्सियल। तो सबसे पहला कारण है इसका जो संरचना होता है, ज्यामिति होता है, वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इस शेप को क्या बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस टाइप का होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 बॉन्ड होता है एक्सियल, 2 बॉन्ड क्या होता है एक्सियल, बाकी होता है आपका क्या चीज इक्वाटोरियल होता है। इसीलिए इसका पांचों आबंध एक समान नहीं होगा, क्योंकि 2 तरह के बॉन्ड होता है, इक्वाटोरियल होता है, और चूंकि इसका देखिए इसका जो ज्यामिति है, मेन इसका ज्यामिति हो गया, तो इसका जो ज्यामिति है, इसका जो संरचना है, आकार है, स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 बॉन्ड जो होंगे वो एक्सियल हो जाएगा, और 3 बॉन्ड होता है इक्वाटोरियल। तो इक्विवेलेंट कैसे होगा, इक्विवेलेंट कब बोलते हैं जब सब एक समान रहता है, सब इक्वाटोरियल होता है, तो एक इक्वाटोरियल होता है तो सब पांचों इक्वाटोरियल होता है, या पांचों एक्सियल होता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड पाए जाते हैं। 2 बॉन्ड जो Cl का होता है वो होता है एक्सियल, और 3 बॉन्ड जो होता है वो इक्वाटोरियल होता है। तो इक्वाटोरियल अलग होता है और एक्सियल अलग होता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के बॉन्ड पाए जाने के कारण ये जो बॉन्ड है वो समतुल्य नहीं होता है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं होता है। लेकिन इसका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे 5 सिग्मा आ गया। तो 5 सिग्मा मतलब इसको डिवाइड कीजिए, S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है, मतलब S जो है 1 ऑर्बिटल, उसके पास 1 कमरा होता है, तो एक का भागीदारी लेगा। उसके बाद P में 3 होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, चूंकि 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग पाउली एक्सक्लूजन का रूल जो हम लोग सीखे थे कि 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मान लीजिए P के खानदान में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना घर चाहिए उसको, 3 चाहिए। जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा उसका आधा उसका ऑर्बिटल होता है। जैसे D में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10 का आधा उसका ऑर्बिटल क्या हो जाएगा 5। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो उसका ऑर्बिटल हो जाएगा 1। चूंकि देखिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए PCl5 has trigonal bipyramidal geometry in which 2 chlorine atoms occupy axial position. Axial position मतलब आपको बताए थे अभी, while 3 occupy equatorial position. Therefore in PCl5 phosphorus is in sp3d hybridized state, but all its 5 bonds are not equivalent. तो यहाँ क्या बोल रहा है PCl5 की संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। सबसे पहला कारण है इसका
PCl5 की संरचना, क्योंकि संरचना इसका कैसा होता है, इसका ज्यामिति कैसा होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें 2 एक्सियल होगा, 2 अक्षीय बंधन होगा, और 3 होगा इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय। तो PCl5 की संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है, जिसमें 2 क्लोरीन परमाणु अक्षीय होते हैं, जबकि 3 क्लोरीन परमाणु निरक्षीय होते हैं, जिसको ई से दिखाते हैं। इसलिए PCl5 में फास्फोरस की संक्रमण, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड हो गया टोटल, 3 अदु 5, और सबका सब क्या है, सिंगल, मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d। तो इसलिए PCl5 में फास्फोरस की संकरण अवस्था कितना होता है, sp3d होता है, परंतु इनके पांचों आबंध समतुल्य नहीं होता है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं होता है। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं हैलोजन के बारे में कि हैलोजन, देखिए हैलोजन जो होता है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नियॉन, जो Ni बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो मान लीजिए यूज ऑफ नियॉन लिख दिया, इसका मतलब नियॉन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए पहला 3 उपयोग इसका बताएं, याद रखिएगा। नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ फ्लोरोसेंट बल्ब फॉर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले पर्पज। अब देखिए कभी कभी देखते होंगे जो वो वीडियो शूटिंग होता है फिल्मी वाला, तो देखिए बड़ा बड़ा लाइट लगाता है, क्या लगाता है, उसके चारों तरफ लाइट। आप भी फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वहां भी लाइट होता है चारों तरफ। तो कहने का मतलब उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट लैंप, क्या बोलते हैं। अब देखिएगा वहां गर्मी लगेगा, वहां जब रहिएगा तो क्या लगेगा, गर्मी। जैसे हम लोग कभी कभी ठंडा के दिन में क्या लगाते हैं, हैलोजन बल्ब, क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन बल्ब। और एक होता है आपका नोबेल गैस की बात करें, हम लोग नोबेल गैस की बात करें तो नोबेल गैस में का ही यूज किया जाता है बल्ब में, जितने भी बल्ब होता है, क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट, और यदि ऑक्सीजन वगैरह डाल दिए तो फिलामेंट से क्या कर देगा, रिएक्शन कर देगा और बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो रिएक्टिव गैस नहीं डालते, क्या डालते हैं, नॉन रिएक्टिव गैस डालते हैं, जिसको नोबेल गैस बोलते हैं। तो नियॉन क्या है, नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस का उपयोग, यानी नोबेल गैस में किसका, नियॉन का उपयोग जो होता है एडवर्टाइज के लिए, जो लाइट बनाया जाता है जहाँ पे लोग आके खड़ा होकर बोलते हैं, उसमें उसको फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं, और उसमें क्या होता है आपका नियॉन गैस होता है। क्या होता है, नियॉन गैस, वही लिखा हुआ है, नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ फ्लोरोसेंट बल्ब्स फॉर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले पर्पज। नियॉन का उपयोग विसर्जन, यहाँ डिस्चार्ज का हिंदी क्या होता है जी, विसर्जन, ट्यूब यानी ट्यूब भी बोलते हैं, नली, प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन, फ्लोरोसेंट बल्ब्स फॉर क्या बोलते हैं, तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन के लिए किया जाता है। तो विज्ञापन मतलब कि आप समझिए एडवर्टाइज जो आता है टीवी पर, तो क्या ऐसे ही उसका फोटो लिया जाता है, नहीं, चारों तरफ लाइट होता है। तो वो जो बल्ब है उसके अंदर जो गैस होता है वो आपका नियॉन होता है। दूसरा, नियॉन बल्ब इज यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउसेस। और नियॉन बल्ब का उपयोग जो करते हैं हम लोग, बल्ब का उपयोग कहाँ होता है, वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान मतलब जो पार्क होते हैं, पार्क में जो रात में जाइएगा तो देखिए दिन जैसा लगेगा, वो बल्ब में क्या होता है, नियॉन गैस होता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस में किया जाता है, ग्रीन हाउस में किया जाता है। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस में जो बल्ब होगा उसमें उसके अंदर कौन गैस होगा, नियॉन। उसके बाद वनस्पति उद्यान, जो आपका क्या बोलते हैं, पार्क वगैरह होता है वनस्पति वाला, तो वहाँ भी क्या होता है, यूज होता है। फिर नियॉन इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर एंड इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का जो बल्ब आता है या वोल्टेज को रेगुलेट जो करता है, उसके अंदर जो गैस होता है वो क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा गैस, नियॉन गैस। उसके बाद इंडिकेटर्स वगैरह में जो होता है गैस, वो क्या है आपका, नियॉन गैस होता है। तो ये क्या है, नियॉन एक आपका नोबेल गैस है जिसका उपयोग यहाँ पे करते हैं। तो एडवर्टाइज के, आप सिंपल भाषा में याद रखिए, जो एडवर्टाइज होता है ना, प्रचार जिसको बोलते हैं, तो जब प्रचार के लिए किसी आदमी खड़ा किया जाता है, हम जैसे इसका प्रचार कर रहे हैं, ऐसे करके इसका प्रचार कर रहे हैं, तो साफ सुथरा दिखना चाहिए ना। तो बल्ब जो यूज किया जाता है उसके अंदर क्या होता है, नियॉन गैस होता है। क्या होता है, नियॉन गैस। फिर ग्रीन हाउस में जो बल्ब लगा होता है उसमें भी क्या होता है, नियॉन गैस। पार्क जहाँ जाते हैं आप लोग, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे जो लाइट लगा रहता है, तो वहाँ जो बल्ब है उसमें क्या होता है, नियॉन होता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वोल्टेज का रेगुलेट करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है मतलब संतुलित रखता है उसको, यदि घट गया तो बढ़ाएगा, बढ़ गया तो घटाएगा, बैलेंस करके जो भेजता है वोल्टेज रेगुलेटर, तो उसमें भी क्या होता है, नियॉन गैस होता है। इंडिकेटर्स जो बनते हैं इंडिकेट करने के लिए, उसके अंदर भी क्या होता है आपका, नियॉन गैस होता है। तो इसको क्या करें, फटाफट आप लोग जल्दी से इसको लिख लें, फिर आगे बताते हैं।
इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। आर्गन का यूज देख लीजिए, इसको याद रखिएगा, आर्गन का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ आर्गन, AR परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है आर्गन। जैसे कि आपका जो नोबेल गैसेस है वो हीलियम होता है, उसके बाद आपका नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन। उसमें से बता रहे हैं आपको आर्गन। तो आर्गन इज यूज्ड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल बल्ब्स होते हैं जो हम लोग घर में जलाते हैं, उसमें कौन सा गैस होता है? आर्गन होता है। याद रखिए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है जो जलता है उसमें कौन सा होता है गैस? आर्गन होता है। ठीक है, तो आर्गन का उपयोग विद्युत बल्बों को भरने में किया जाता है। आर्गन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए मेटलर्जी चल रहा है, मेटलर्जी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, धातु कर्म। तो यदि कोई धातु कर्म बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे कराया जा रहा है और मेटल यदि रिएक्टिव है, जिसका निष्कर्षण किया जा रहा है, जिसका मेटलर्जी किया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन वगैरह गैस देंगे तो क्या करेगा? रिएक्ट करके कुछ और बना लेगा, तो फायदा नहीं होगा। इसलिए जहां पे उसका मेटलर्जी किया जाता है वहां का जो एटमॉस्फेयर है, जिस चैम्बर में उसका आपका मेटलर्जी किया जाएगा, उस चैम्बर को जो है इनर्ट कर दिया जाता है। इनर्ट कर दिया जाता है मतलब इनर्ट ऑक्सीजन की जगह कौन सा गैस वहां डाल रहता है? जैसे हमारे चारों तरफ अभी क्या है? ऑक्सीजन। तो यदि हाई टेम्परेचर में कोई मेटलर्जी हो रहा है और मेटल यदि रिएक्टिव होता है तो उस केस में हम लोग आर्गन गैस, ऑक्सीजन को हटा के वहां पे आर्गन गैस को भर देते हैं। उस वातावरण में क्या कौन सा गैस रहता है? आर्गन। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, आर्गन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल ऑपरेशन। आर्गन का उपयोग उच्च ताप धातु कर्म प्रक्रमों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो अक्रिय वातावरण जहां पे उत्पन्न करेंगे वहां पे हम लोग आर्गन गैस लेते हैं। फिर आर्गन इज यूज्ड इन रेक्टिफायर एंड इन रेडियो वेल्व्स। तो रेडियो वेल्व्स जो होते हैं उसमें, और रेक्टिफायर जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर वगैरह हो गया, वोल्टेज रेक्टिफायर हो गया। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है? जैसे मान लो फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज, बार बार घट बढ़ रहा है, आपको चाहिए मान लो 220 वोल्ट चाहिए, कभी हो रहा है 240 हो रहा है, कभी 250 हो रहा है, कभी 260 हो रहा है, कभी 190 हो रहा है। तो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए जो डिवाइस होते हैं उसमें भी आर्गन का यूज किया जाता है। वोल्टेज क्या वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं, नहीं, रेक्टिफायर में जैसे इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर हुआ, वोल्टेज रेक्टिफायर हुआ, है ना, और रेडियो वेल्व में इसका उपयोग किया जाता है। तो आर्गन का उपयोग रेक्टिफायर तथा रेडियो वेल्व में किया जाता है, याद रखिएगा। फिर कलर्स ऑफ हेलोजन देखिए, कलर देखिए क्या क्या होता है। फ्लोरीन का कलर यदि पूछेगा तो येलो बोलिएगा, फ्लोरीन का कलर येलो, फ्लोरीन का कलर येलो। क्लोरीन का कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलो होता है, मतलब हरा रंग लिए पीला, इसका हिंदी होता है हरा रंग लिए पीला, हरा रंग लिए पीला। ब्रोमीन जो है उसका रेड होता है। आयोडीन जो होता है उसका वायलेट होता है। आयोडीन का कैसा होता है? वायलेट, बैगनी। वायलेट का मतलब क्या होता है? बैगनी। तो ये कुछ कलर से कभी कभार ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, HOF। तो ऑक्सो एसिड लिखवा चुके हैं, हेलोजन का ऑक्सो एसिड आपको पढ़ा चुके हैं, लिखवा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। तो फ्लोरीन देखिए एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। ऑक्सो एसिड का मतलब जैसे फ्लोरीन है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गया। ऑक्सीजन यदि कोई एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो तो उसको ऑक्सो एसिड यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे हेलोजन के केस में जो है फ्लोरीन सिर्फ बनाता है आपका ऑक्सो एसिड, एक ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF बनाता है। क्या बनाता है? HOF बनाता है। स्पष्ट कीजिए कि फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल क्यों बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा अदर जो सदस्य है जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन होगा, इसका देखे होंगे एक से ज्यादा ऑक्सो एसिड बनाता है। इसका कारण क्या है? मतलब सिर्फ पूछ रहा आपको कि जो हेलोजन में फ्लोरीन जो है एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है जिसका नाम है HOF, लेकिन अन्य सदस्य जो है एक से ज्यादा ऑक्सो एसिड बनाता है, जबकि एक ही घर का है, एक ही खानदान का है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं आपको कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है। तो होता क्या है यहाँ पे,
अब मतलब इसका जो है इसका इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। जैसे इसका लिखेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p5 लिखते हैं, डी में नहीं जा रहा है। लेकिन आप क्लोरीन का लिखिए तो 3 आ जाता है, 1 2 3 आता है। तो कहने का मतलब 3 जो आता है 3 डी का घर है, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो इतने याद रखिएगा, फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था 1 होता है, +1 होता है। क्या होता है? ओनली +1 होगा, ओनली +1 होगा। लेकिन अन्य जो हेलोजन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है +3 +5 और +7 हो सकता है। इस टाइप से इसका ऑक्सीडेशन आ सकता है। तो कहने का मतलब ये क्या कर सकता है, कहने का मतलब इसमें डी कक्षक भी उपस्थित होता है, अन्य सदस्य में डी कक्षक उपस्थित होता है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन +3 +5 +7 होता है, जिसके कारण ये एक से अधिक ऑक्सो एसिड बना सकता है, एक से अधिक ऑक्सो एसिड बना सकता है। लेकिन फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाएगा। इसका कारण है इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी कक्षक नहीं होता है, वही लिखा हुआ है। इन फ्लोरीन डी ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट, सो इट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट अदर मेंबर्स हैव डी ऑर्बिटल्स and they show +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, therefore they form more than one ऑक्सो एसिड। तो आपको बताया कि इन फ्लोरीन डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, पहला कारण इसका ऑक्सीडेशन +1 होता है। लेकिन अन्य सदस्य जो है उसका डी कक्षक प्रेजेंट होता है। ये कितना कितना ऑक्सीडेशन शो करता है, +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन शो करता है। इसलिए ये क्या करता है, एक से अधिक, मतलब फ्लोरीन को छोड़ के ये एक से अधिक क्या बना सकता है, ऑक्सो एसिड बना सकता है। तो याद रखिएगा, हैलोजन ग्रुप में सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब एक से अधिक ऑक्सो एसिड बनाता है, लेकिन फ्लोरीन बस एक ही बनाता है। इसका कारण है इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछेगा आपको जवाब देना है, छोटी छोटी बातों को याद रखना है, आराम से इसका जवाब दिया जा सकता है। देखिए, फ्लोरीन में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है, परंतु अन्य सदस्यों में डी कक्षक उपस्थित होते हैं और वे +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। अतः फ्लोरीन को छोड़कर अन्य सभी सदस्य एक से अधिक ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। ऑक्सी अम्ल का एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं, आप पढ़ा चुके हैं। फ्लोरीन का एक देखे होंगे, मतलब HOF। बाकी जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एक से अधिक 3-3 4-4 ऑक्सो एसिड बनाता है। आप अपने कॉपी में इसको देख सकते हैं। देखिए बच्चे, ज़्यादा टाइम हो रहा है, 11 बज चुका है, तो ये लेक्चर आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और आपका जो है मतलब एक लेक्चर और हम लोग लेंगे, बहुत ही छोटा, लगभग 15-20 मिनट का लेक्चर होगा एक, और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। सोचे थे इसी बार ख़त्म कर दें, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, 12 बजने जा रहा है। तो फिर हम लोग जो है क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आंख बंद होने की स्थिति में है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, है ना। तो आप लोग समझ गए तो कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे वीडियो में, और आप लोग इसको क्या करेंगे, ठीक से नोट कर लेंगे। अब यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप से पूछेगा, इसी टाइप की, फ्लोरीन भाई एक ही ऑक्सो एसिड क्यों बनाता है, बाकी एक से अधिक बनाता है, उसका कारण आपको बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फ्लोरीन में कितने डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। लेकिन और बाकी जो सदस्य हैलोजन के, उसमें आपका डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, इसलिए ये +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है और एक से अधिक ऑक्सो अम्ल को बना सकता है। ठीक है बच्चे, इतने आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।